आइए हम लोग 30 मिनट में क्या करते हैं कि एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे जिसका नाम है, अभी हम लोग पहले खोल लेते हैं पीडीएफ को। मेमोरी में जाएंगे। मेमोरी में जाने के बाद कहाँ पे, नाइट शिफ्ट में हम लोग, नाइट शिफ्ट में जनरल स्टडीज में हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री में हमको अभी मॉडर्न का रिवाइज करना है। मॉडर्न में भी इसका क्या पढ़ना है अभी हम लोग को, क्षेत्रीय शक्ति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 है सर के अनुसार। उसमें पहला पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्ति, जो बंगाल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज चौथा कंपनी जो भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था, उसमें चौथी कंपनी जो थी वो थी डेनिश, जो कि डेनिश माने डेनमार्क की कंपनी, जो 1616 ईस्वी में भारत में उसका आगमन हुआ। ठीक है। और उसके 4 साल बाद 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में वो अपना पहला व्यापारिक कोठी का स्थापना किया। ठीक है ना। और डेनिश कंपनी बाद में अंग्रेज को अपना कंपनी बेचकर उसको भागना पड़ा। ठीक है। तो अभी डेनिश कंपनी के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में भारत में आया और 4 साल बाद 1620 ईस्वी में त्रावणकोर, जो कि केरल में पहला व्यापारिक कोठी खोला और डेनिश अपना कंपनी को अंग्रेज के हाथों बेचकर चला गया। उसी क्रम में 5वां कंपनी जो भारत में आया था, जो कि सबसे लास्ट में आया, वो है फ्रांस, जो 1664 ईस्वी में फ्रांस की कंपनी का स्थापना उन्हें भारत में आगमन हुआ, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। और उस समय फ्रांस का राजा लुइस 14 थे और उस समय वित्त मंत्री फ्रांस के कोलबर्ट साहब थे। ठीक है। तो फ्रांस कंपनी, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, 1664 ईस्वी में भारत में आई और 4 साल बाद 1668 ईस्वी में पहला व्यापारिक केंद्र सूरत गुजरात में खोली, जिसका नेतृत्व फ्रांसिस कैरो कर रहे थे। ठीक है। और फ्रांसीसी कंपनी पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया, जिसको आज भी हम लोग पांडिचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहते हैं। और हम लोग को पता होना चाहिए कि पांडिचेरी में 4 जिला है और 3 स्टेट में वो फैला हुआ है, जो कि यमन है पहला, यमन आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और माहे केरला में है। ठीक है। और अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का तो आगमन हो गया। उसके बाद इंडिया में क्या हो रहा था कि भारत में दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था। उसी क्रम में औरंगजेब 1707 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना चालू हो गया और छोटे मोटे बहुत सारे टुकड़ों में बट गया पूरा भारत का साम्राज्य, और रीजनल पावर का उद्भव होने लग गया। ठीक है। और फ्रांस की कंपनी, ठीक है ना, उसी समय फ्रांस की कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई होने लग गया, जिसको कार्नेटिक वार के नाम से जानते हैं। कार्नेटिक वार 3 गो हुआ है। ठीक है ना। 1746 से लेकर 1746 से 1763 के बीच में, ठीक है, 3 गो कार्नेटिक वार हुआ है। ठीक है ना। और उसी समय में क्या हो रहा था कि वर्ल्ड में सप्तवर्षीय संघर्ष चल रहा था। वर्ल्ड में उसी समय में, जिस समय वर्ल्ड में सप्तवर्षीय संघर्ष फ्रांस और यूके के बीच में वर्ल्ड में सप्तवर्षीय संघर्ष चल रहा था। उसी का प्रभाव भारत में कार्नेटिक वार के रूप में फ्रांस और अंग्रेज माने EIC के बीच में देखने को मिला। ठीक है ना। तो वर्ल्ड में सप्तवर्षीय संघर्ष कब हुआ, 1756 से लेके 1763 के बीच में, 1756 से लेकर 1763 के बीच में 7 साल का संघर्ष फ्रांस और यूके के बीच में हुआ। और उसी क्रम में इंडिया में फ्रांस और अंग्रेज माने EIC के बीच में 1746, 10 साल पहले 1746 से लेकर 1763 में फ्रांस और EIC के बीच में संघर्ष हुआ, जिसको 3
थ्री कार्नेटिक वार के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये थ्री कार्नेटिक वार कब कब हुआ, ये सवाल एग्जाम में आता है। पहला कार्नेटिक वार 1746 से लेके 248 के बीच में 2 साल के लिए हुआ। 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ। और पहला कार्नेटिक वार जो हुआ उसका एक सापेल की संधि से समाप्त हुआ, ठीक है ना। और 1749 से 1754 के बीच में सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ, जो पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। उस समय फ्रांस के गवर्नर डुप्ले थे, जो कि हार गए थे। और तीसरा कार्नेटिक वार 1758 से 1763 के बीच में हुआ, जिसका 1758 से 1763 के बीच में हुआ, जो 1760 में वांडीवास का युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वांडीवास का युद्ध 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और EIC के तरफ से, माने ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आयरकुट विजेता हुए और काउंट द लिली को हार का सामना करना पड़ा। और 1763 में पेरिस की संधि के बाद थर्ड कार्नेटिक वार समाप्त हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं नोट में क्या लिखवाए हैं सर। फ्रांस गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि शुरू की, जिसका उपयोग भारत में ब्लेजली ने किया। माने कि फ्रांस का जो गवर्नर था ना डुप्ले, ठीक है ना, उसने सहायक संधि का शुरुआत किया था भारत में, और उसका खूब भरपूर इस्तेमाल कौन किया, ब्लेजली, जो कि गवर्नर था। आगे देखते हैं यूरोप में। अब हम लोग देखेंगे यूरोप से भारत में आए हुए कंपनी का क्या क्रम है, वह कंपनी कब स्थापना हुई और पहला व्यापारिक केंद्र कब खुला भारत में, ठीक है ना। तो वो यूरोप से भारत में आने वाले कंपनी के क्रम में पहला कंपनी जो था वो पुर्तगाली था। उसके बाद सेकेंड नंबर पे डच था, तीसरा EIC था, चौथा में डेनिश जो कि डेनमार्क की कंपनी थी, पाँचवा फ्रांस थी, ठीक है ना। तो पहला पुर्तगाली कब आया था, 1498 में। 1498 में हम लोग को पता है कि वास्को डी गामा आया था 1498 में, वो पुर्तगाली था, ठीक है ना, पुर्तगाली था वो, ठीक है ना, जो कि अपना पहला व्यापारिक केंद्र 5 साल बाद, मैंने 1498 से 1503 में पहला व्यापारिक केंद्र कोचिन में खोला, ठीक है ना। दूसरा कंपनी जो यूरोपीय कंपनी था वो डच है, वो 1602 में अपना कंपनी का स्थापना भारत में किया। और पहला व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम में 1605 में खोला। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आया और 1608 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। डेनिश, उसके बाद जो चौथी कंपनी है वो डेनिश कंपनी आई, जो कि 1616 ईस्वी में भारत में आया और पहला व्यापारिक केंद्र त्रावणकोर में खोला 1620 ईस्वी में। और पांचवी और अंतिम कंपनी जो है वो फ्रांस थी, जो 1664 ईस्वी में, ठीक है ना, सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। और 1668, ठीक है ना, 1668 में क्या बोलते हैं कि अपना पहला व्यापारिक केंद्र भारत में खोला। अब इस चारों यूरोपीय कंपनी के आने का एक ट्रिक होता है, जो कि सर लिखवाए हुए हैं। पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई। पुत्र से पुर्तगाली हो गया, डच से तो डच है, अंग्रेजी माने EIC, डिश माने हो गया डेनिश, और फ्री माने फ्रांस हो गया। माने पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई से हम लोग यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का एक सही क्रम याद रख सकते हैं। ये एक समरी है, इसको अगर याद हो गया तो बाकी सब याद हो जाएगा। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं। अब जो नया चैप्टर है वो है रीजनल पावर। कैसे कैसे एक बार 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना चालू हो गया, ठीक है। और छोटे छोटे रीजनल पावर उभर कर सामने आने लगे, ठीक है ना।
तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मुग़ल का 1707 ईस्वी में मुग़ल शासक औरंगजेब का मृत्यु हो गया और मुग़ल कमज़ोर होने लगा और धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्ति उभर कर सामने आने लग गई। ठीक है ना। उसी क्रम में कौन कौन था उस समय क्षेत्रीय शक्ति में, तो देख लीजिए यूपी वाला में, यूपी में, दिल्ली में तो दिल्ली था ही, ठीक है ना। यूपी में अवध हो गया, यानी बंगाल में तो बंगाल, ठीक है ना। और सिंधिया, होलकर, ये सब मध्य प्रदेश वाला एरिया में, ठीक है ना। मराठा गायकवाड़ हो गया अपना इधर महाराष्ट्र वाला एरिया में, राजपूत हो गया उधर, राजपूत हो गया राजस्थान वाला एरिया में, सिक्किम पंजाब वाला एरिया में, हैदराबाद में, ठीक है ना। हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला एरिया में। उसके बाद क्या बोलते हैं कार्नेटिक वाला इधर अपना हो गया आंध्र प्रदेश वाला में, ठीक है ना। मैसूर अपना हो गया कर्नाटक वाला में, ठीक है। अब बात करते हैं उस क्रम में पहला जो सबसे क्षेत्रीय शक्ति जो सबसे सामने आया वो बंगाल का, हम लोग पहले बंगाल का, ठीक है ना। तो अब बंगाल का पहले समझते हैं कि बंगाल का उस समय, आज के बंगाल जितना बंगाल नहीं था, पहले बहुत सारा बंगाल में बहुत कौन कौन आता था, पश्चिम बंगाल आता था, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब बंगाले का पार्ट था, ठीक है ना। अब बंगाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इतना महत्वपूर्ण क्यों था, कहा है कि भाई दिल्ली से तो दूर है पहली बात, दूसरा कारण इसका था कि भूमि उपजाऊ था, फर्टाइल भूमि था, ठीक है ना, फर्टाइल भूमि था। और तीसरा, फर्टाइल भूमि होगा तो क्या होगा, भू राजस्व अधिक चाहिए, वही तो चाहिए था अंग्रेजार को कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व मिल सके, ठीक है ना। तो और एक और बात यहाँ पे सर लिखवाए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना बंगाल में फोर्ट विलियम एगो बिल्डिंग समझ लीजिए ना, एक फोर्ट विलियम बिल्डिंग एगो बनवाया था, ठीक है ना। और क्या इसमें आप सर लिखवाए हैं कि दिल्ली में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ना औरंगजेब सब, ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत को फॉलो करता था, मतलब कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल से निकाला जाए और बाकी काम छोड़ देता था वहाँ के राजा उजा पे, ठीक है। तो इसमें सर बताए हैं कि मतलब इस स्लाइड में सर बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली में जब औरंगजेब, ठीक है ना, की मृत्यु हो गया, ठीक है, 1707 ईस्वी में, तो अंग्रेज की मृत्यु के बाद क्या हुआ, बंगाल से बहुत सारा क्षेत्रीय पार्टी टूटा और उसी क्रम में क्या हुआ कि पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली मराठा, क्या बोलते हैं, कौन सा साम्राज्य भाई, मुगल साम्राज्य दो भाग में बट गया, जो कि एक दीवानी और एक सूबेदारी। दीवानी में रेवेन्यू पैसा वैसा वाला काम जितना है दीवानी, और सूबेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम सूबेदारी का था, ठीक है। इस दोनों दीवानी और सूबेदारी का जो जिम्मा है, ठीक है, बंगाल के मुर्शिद कुली खां को दिया गया था। दोनों दीवानी और सूबेदारी अधिकार दोनों इसी को दे दिया गया था। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए कि बंगाल स्वतंत्र राज्य का स्थापना, ठीक है, उसका बंगाल का एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करने वाले कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे, मुर्शिद कुली खां, याद रखना है, मुर्शिद कुली खां ही थे जो बंगाल का स्वतंत्र बंगाल का स्थापना किए थे और अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद, कहाँ पे, मुर्शिदाबाद लाए थे। और मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां जो कि उनका टेन्योर था 1740 से लेकर 1740 से 1756 के बीच में था। और अलीवर्दी खां का ये स्टेटमेंट था कि EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर शांत रखोगे तो शहद देगी और यदि हाथ डालोगे तो डंक मारेगी, ठीक है ना। उसके बाद माने कि सबसे पहले कौन आए थे बताइए, याद रखना है, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आए थे, माने कि उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थे वो हैं सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन है, सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से 57, 21 साल रहे 1756 से 57 के बीच में, ठीक है ना। और अब 1756 से लेकर 1757 के बीच में सिराजुद्दौला बंगाल के सूबेदार मान लीजिए ना, सूबेदार थे, ठीक है ना, सूबेदार थे। और उस समय बंगाल पे किस को कंट्रोल क्लाइव के हाथ में था, क्लाइव के अंदर में था, ठीक है। और उसी क्रम में 1698 में 1700 से 2 साल पहले कर लीजिए, 1698 में फोर्ट विलियम, ठीक है ना, फोर्ट विलियम
का फोर्ट विलियम बिल्डिंग है, ठीक है ना, फोर्ट विलियम का स्थापना हुआ किसके द्वारा, EIC के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना। और 1707 में तो बताइए दिए थे कि औरंगजेब का मृत्यु हो गया। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर आया। ये भी कौन था, मुगले शासक था फर्रुखसियर, जो क्या ला दिया, शाही फरमान या दस्तक ला दिया कि आप निःशुल्क व्यापार की अनुमति दे दिया। मैंने किया कि अंग्रेज को एकदम निःशुल्क खुल्लम खुल्ला अपना व्यापार करिए, उसका अनुमति को देने वाला कौन था, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर शाही फरमान और दस्तक दे दिया, ठीक है। मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको, ठीक है ना, एकदम खुला छूट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब EIC भाई साहब को तो मौका मिल गया तो दस्तक का जो शाही फरमान का एकदम भर पेट क्या कहते हैं कि दुरुपयोग किया। और 1756 में, ठीक है ना, 1756 में सिराजुद्दौला में सिराजुद्दौला पर फोर्ट विलियम पर कार्रवाई कर दिया, ठीक है ना। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कार्रवाई कर दिया। कौन, सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पे कार्रवाई कर दिया 1756 में, ठीक है। अब कार्रवाई किया तो उसको मैटर सॉल्व कैसे हुआ, तो अलीनगर की संधि के बाद, ठीक है ना, ये थोड़ा मामला समाप्त हुआ ये, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, 56 तक तो सिराजुद्दौला थे, 56-57 तक। अब आया 23 जून। अब सिराजुद्दौला का अब अंत की तरफ, अंत कैसे हुआ उसका सो देखिए कि 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो है उसका विश्वासघात जो सिराजुद्दौला के साथ किया, उसका सेनापति ही कर दिया, जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है ना। इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। और सिराजुद्दौला इस क्रम में क्या हुआ, पराजित हो गया। और सिराजुद्दौला को सहयोग करने वाला 2 आदमी था, जिसका नाम था मदन, और एगो का नाम था मोहन। एगो का नाम था मदन, एगो का नाम था मोहन। समझ में बता रहा है, ठीक है। याद हो रहा है ना, हाँ भाई याद होता रहा है, ठीक है। आगे क्या है, उसके बाद मीर जाफर, अब तो सिराजुद्दौला के मरने के बाद, ठीक है ना, बंगाल का सूबेदार जो EIC ने किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया, ठीक है, नवाब बनवा दिया, नवाब, ठीक है ना। उसके बाद मीर जाफर भी कुछ करने लगा खचरई, तो भाई उसको हटा के मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम क्या था, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, ठीक है ना। वो अपना समझ गया था कि भाई EIC वाला हमको अगर ऐसे चलता रहा ना तो एकदम बर्बाद कर देगा। तो वो अपना राजधानी को होशियारी दिखाते हुए अपना राजधानी को कहाँ भेजा दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मैंने अपना गढ़े बदल लिया, समझ गया ना बात, कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर भेज दिया, ठीक है ना। और जर्मन वाल्टर को नियुक्त कर लिया, ठीक है ना। जर्मन वाल्टर को अपना नियुक्त कर लिया, ठीक है ना। अब ये अपना बदमाशी कर रहा था, तो भाई अंग्रेज इसको भी हटा दिया, ठीक है ना, इसको भी हटा दिया। और आगे चल के क्या हुआ कि 1764 ईस्वी में, 1764, जिसको याद नहीं होता है तो 1764, तो 1700 याद करो ना, 6-4 तो 0 हो गया, 1700 मैंने 1764, ठीक है ना। 1764 में अब देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, 23 तारीख को हुआ था, 23 जून 1757 में, ठीक है ना। 57 या 64 में, 1764 में क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ, जिसका EIC का नेतृत्व माने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और इधर से दूसरी तरफ से 3 लोग मिलकर हेक्टर मुनरो को के विरुद्ध था। कौन था, बंगाल से था अपना मीर कासिम था, ये था, ठीक है ना। अवध से शुजाउद्दौला थे, और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, इनको तो बेचारा को ज़बरदस्ती तीनों मिलकर अपना गुट बना के आया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, भाई साहब ये हुआ, तीनों मिल के हार गया हेक्टर मुनरो से। उसके बाद अगले ही साल 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद का संधि करने वाला कौन था, क्लाइव था। अब क्लाइव था तो भाई अब 3 आदमी मिलकर जो बड़ी शक्ति था, तीनों हार गया। तो अब इसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा। हर्जाना नंबर 1 क्या था कि अवध, ठीक है ना, अवध
अवध को 50 लाख रुपए का, अवध को मैंने सुजाऊ दौला जो था, सुजाऊ दौला ना ना ना, हाँ सुजाऊ दौला था, सुजाऊ दौला को 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना, लवर बीच में किया था, यही बीच में, बस इसको भी भरना पड़ गया, ठीक है ना। और दूसरा नंबर हुआ क्या कि इलाहाबाद एंड कारा क्षेत्र का राजस्व अवध मुगल सम्राट को देगा। मैंने क्या कि अवध सुजाऊ दौला ना अपना क्षेत्र जो इलाहाबाद है और करा क्षेत्र है उसका जो राजस्व है, पैसा जो टैक्स आता है वो मुगल सम्राट को देगा। मतलब किसको देगा, यही जाफर साहब को देगा, शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को देगा। ये बात कौन बताया, बोला क्लाइव बोल दिया, ठीक है ना, कि ये काम तुमको करना है, ठीक है ना। और तीसरा बात जो हुआ बंगाल के दीवानी अधिकार ईआईसी को होंगे, माने कि बंगाल पर दीवानी अधिकार किसका होगा, ईआईसी का। माने कि उधर से अवध से भी पैसा ले लिया, बंगाल के राजा को दिवा दिया, और राजा पर पूरा का पूरा दीवानी अधिकार, माने पैसा वाला रिवेन्यू वाला मैटर सारा का सारा ईआईसी के अंदर में चला गया, ठीक है। तो बंगाल में यहीं पर वही बात सर लिखवाए हैं कि दीवानी अधिकार रिवेन्यू वाला बात ईआईसी के अंडर में चला गया। सूबेदारी जो जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, परिवहन आता है, जितना खर्च व्यय वाला जितना है वो नवाब के अंडर में चला गया। इसी को द्वैत सिस्टम या ड्यूअल सिस्टम कहते हैं। तो बंगाल पर द्वैत शासन लगाने का शुरुआत कौन किया, क्लाइव किया। क्यों किया क्लाइव, काहे कि भाई इलाहाबाद संधि के बाद द्वैत शासन लगा। रीजन क्या था भाई, बक्सर का युद्ध हार गया ये लोग, पलासी का युद्ध हार गया, तो भाई हट जाना तो बना पड़ेगा। तो बंगाल में द्वैत शासन लगाने वाला कौन था, शुरुआत कौन किया, क्लाइव। और अंत कौन किया, तो वैरन हेस्टिंग क्या बोलते हैं कि अंत किया। बात समझ में, आगे बात करते हैं। 1756 में बंगाल में क्या हुआ। एक और घटना अलग है सर, एक और घटना 1756 में हुआ था, जो कि सर बाद में लिखवाए हैं। 1756 में क्या हुआ था, बंगाल में सिराजुद्दौला, उसका अपना बेटा नहीं था, अलाउद्दीन, कथी नाम था उसका, अलीवर्दी खां का अपना बेटा नहीं था, शायद मामा उमा का माने बहन का बेटा था शायद ये, कि नाती था, हाँ कुछ नाती था, ऐसा कुछ नाती या बहन का नाती था आई थिंक, हाँ ठीक है ना। सिराजुद्दौला उनका अलीवर्दी खां का नाती था, ठीक है ना। तो 1756 में क्या किया, ये मीटिंग करने लोग सब आता था ना, तो ब्लैक होल का घटना हुआ था 1756 में ब्लैक होल का घटना हुआ था। इसमें क्या किया सिराजुद्दौला कि 146, समझ गया ना भाई, 146 लोगों को क्या हुआ, अंग्रेज को ये काल कोठरी में एकदम बंद कर दिया, जिसमें खिड़की तिरकी कुछ न था, एकदम ठूस दिया एकदम, ठीक है ना, ठूस दिया, बंद करके ताला मार के चल गया। सुबह उठा तो मात्र 23 गो लोग जिंदा बचा, बाकी सब दम घुट कर मर गया। ये बात बताने वाला कौन है, हॉलवेल थे, हॉलवेल, ठीक है। बस यहीं पर आज ये वाला चैप्टर, ये वाला आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगला लेक्चर में भाई, थैंक यू।